नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने लगातार 6वें दिन विषय लेकर आए हैं, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर न्याय कब होगा। आखिर उस अन्याय की इतनी लंबी सीरीज जो चल रही है वो न्याय में कब परावर्तित होगी। एक निर्दोष साध्वी को केवल वो भगवा वस्त्रधारी है इसलिए जो जेल में डाला हुआ है, जिसकी प्रताड़ना हो रही है और 7 साल के बावजूद भी जिसको कोई राहत नहीं मिल रही है। देश के तमाम राजनेता, भ्रष्ट राजनेता, वो CWG घोटाला हो, कोल घोटाला हो, 2G घोटाला हो या किसी भी घोटाले का राजनेता बाहर है। जयललिता बाहर है, सलमान खान बाहर है, जिनके ऊपर आरोप लगे, जिनके ऊपर आरोप पत्र दाखिल हुए, लेकिन जिनके ऊपर एक भी आरोप पत्र नहीं। ऐसी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर 7 साल से जेल में है, कैंसर के बावजूद जेल में है। उनके प्रति कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है, उनकी प्रताड़ना का विषय करने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए हमने सोचा कि बिंदास बोल में इसको लेकर आते हैं, हिंदुस्तानियों को अपनी बात कहने का मौका देते हैं। और उसी कड़ी में आज 6वें दिन हम आपके सामने हैं। आज भी हम उनके परिवार के सदस्यों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, लेकिन उसके पहले मुद्दे को देखते हैं। साध्वी प्रज्ञा जी बचपन से ही समाज की सेवा के लिए कार्य करती थी और अपने आसपास के क्षेत्र में कहीं भी कोई भी अत्याचार या अन्याय देखती थी तो उसके खिलाफ अपनी आवाज को भी बुलंद करती थी। लेकिन इत्तेफाक देखिए, जो साध्वी जी दूसरे पर अत्याचार और अन्याय होते नहीं देख सकती थी, उन्हीं के साथ ऐसे ऐसे अमानवीय व्यवहार किए गए जिसे सुनकर आपका कलेजा भी कांप जाएगा, आपकी आत्मा भी कराह उठेगी। साध्वी प्रज्ञा जी को न सिर्फ मारा गया बल्कि उनकी बुरी तरह से इतनी बेरहमी से पिटाई की गई कि आज तक साध्वी जी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई हैं। जानबूझकर उन्हें अश्लील फिल्में दिखाई गई, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। अत्याचारों की फहरिस्त यही खत्म नहीं होती, उनको कसाई की तरह बेल्ट से पीटा गया। अत्याचारों का आलम यही खत्म नहीं होता, कई दिनों तक उन्हें भूखा रखा गया। जिस मानवता के कल्याण के लिए साध्वी जी ने घर का त्याग कर दिया और संन्यास धारण कर लिया, अत्याचारों का आलम यह है कि उनके शरीर पर लगे जख्मों को देख मानवता को भी शर्म आ जाए। उनकी बहन के आंसू हैं कि रुकने का नाम नहीं लेती। एक जब थक जाता था मारते मारते तो दूसरा मारने लगता था। इस तरह से सारे लोग उन्हें मारते थे। उनके पिताजी की अंत्येष्टि पर भी मात्र उन्हें कुछ ही घंटों के लिए छूट दी गई। उन पर तत्कालीन सरकार ने राजनीति किया, उनकी रिहाई ना हो सके इसलिए उन पर मकोका लगाया गया। हालांकि पिछले महीने साध्वी जी से मकोका जरूर हटा दिया गया। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो तथ्य पेश किए गए हैं उनसे ये साबित नहीं होता कि उनके बीच किसी भी तरह का कोई भी सामंजस्य था। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की रोजाना सुनवाई के लिए भी कहा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। पूछताछ के दौरान उनके हाथ पैर बांधकर उन्हें बेल्ट से मारा गया और अभद्रता और अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी गई। आज उनकी हालत जेल में काफी गंभीर बनी हुई है। उन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी है। आज साध्वी जी अपने पैरों से लाचार हो गई हैं और उनका इलाज तक सही तरीके से नहीं किया जा रहा। उन्हें 14 दिन तक जानवरों की तरह पीटा गया। उनके शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं बचा जहां बेरहमी से उन पर डंडे ना बरसाए गए हों। आखिर साध्वी प्रज्ञा जी का क्या कसूर था? यही कि वो मानवता की सेवा करना चाहती थी, यही कि समाज के कल्याण के लिए साध्वी जी ने अपना सारा जीवन दान कर दिया था, या ये कि कुछ लोगों की आंखों को साध्वी जी खटकने लगी थी। आज सभी मीडिया वाले चुप हैं, आज सभी राजनेता खामोश हैं, कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। कोई भी साध्वी प्रज्ञा जी पर हुए अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने को तैयार नहीं है।
सवाल ये नहीं कि हमारा समाज कब और कितनी देर में जागेगा और अपनी आवाज को बुलंद करेगा, बल्कि सवाल ये है कि जितनी प्रताड़ना साध्वी जी ने जेल में रहते हुए सहन की, उसकी भरपाई कौन करेगा? जो भी अत्याचार साध्वी जी पर किए गए, उनके परिवार को जिन जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उसकी भरपाई कौन करेगा? तो यह मुद्दा है और इस मुद्दे को हम आपके सामने लाए हैं। हमारे साथ साध्वी जी के परिवार के सदस्य भी जुड़े हैं। हमारे साथ प्रतिभा जी है जो उनकी सगी छोटी बहन है। हमारे साथ भगवान जी है जो उनके जीजा जी है। मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं। इस आज के कार्यक्रम में हम वहां से शुरुआत करेंगे जहां पर कल हमने एंड किया था। हमने कल आपने बताया था कि कैसे साध्वी प्रज्ञा जी को 14 दिन इनलीगल डिटेंशन जो किया गया था, एक तरीके से एटीएस के द्वारा उनका किडनैपिंग किया गया था और उस किडनैपिंग के दौरान उनको कितना प्रताड़ित किया गया था, वो सारी चीज़ें जो कल आपने चैनल पे बोली, इस देश के बाहर के कई लोगों ने सुनी और उसके बाद जो प्रतिक्रिया हम तक आई है वो निश्चित तौर पर इस हिंदुस्तान को झकझोर देने वाली है। मैं तो कल रात सो नहीं पाया। मैंने तो आपकी उस हर एक बात को मैं याद कर रहा था और एहसास कर रहा था कि साध्वी जी को कितनी यातना हुई होगी, इसलिए कि यातना हिंदुस्तान को हम बता सके, उसका एहसास दिला सके। प्रतिभा जी से शुरू करते हैं। प्रतिभा जी, जब आप पहली बार उनको मिलने गई, पुलिस के कस्टडी में जब वो थी, तो क्या सीन आपने देखा? जब मैं पहली बार दीदी को मिलने गई, पहले तो मिलने ही नहीं दिया जा रहा था। मैं 3 दिन तक रोजाना, मैं सूरत में रहती हूँ, मैं 3 दिन तक रोजाना सूरत से सुबह अर्ली मॉर्निंग चलती थी और देर रात वापस आती थी और काला चौकी जो पुलिस स्टेशन है मुंबई का, उसमें बैठी रहती थी। सुबह से लेके रात तक बैठी रहती थी। वो लोग कहते थे कि हाँ मिलवाते हैं, तुम ही बसा तुम ही, ऐसे मराठी में बोल के तुम बैठो मिलवाता हूँ। 3 दिन तक यही क्रम चला, बिना खाए पिए, बिना कुछ अपने जनरल में मैं सूरत से चलती थी, रेल से जनरल डिब्बे में चलती थी, क्योंकि हम लोग खाली हो चुके थे पूरी तरह से। पैसा हमारा जितना भी था वो इतना ज़्यादा पैसा उनके हम लगा हुआ था कि मैंने अपनी पूरी ज्वेलरी बेच दी। मेरे पास जितनी भी सेविंग्स थी मेरी, वो सारी हमने ख़त्म कर दी। तब हम उन्हें भोजन, उनके लिए दवा और हम ये मुंबई का रोज़ाना का आना जाना कर पाते थे। हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि हम होटल में रुक जाएं, इसलिए देर रात मुंबई से वापस आते थे सूरत और अर्ली मॉर्निंग वहाँ से निकलते थे कि दीदी से मिला जाए। आखिरकार ऐसा कहा गया कि उस समय जो हेमंत करकरे एटीएस के प्रमुख थे, उनसे पहले तुम्हें परमिशन लेनी होगी फिर मिलोगे। तो मैं उनसे परमिशन लेने गई थी तो उन्होंने इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया था मुझसे और बहुत बुरा भला कहा था तुझे पता है मैं तेरे बाप को उठा सकता हूँ, मैं तुझे उठा सकता हूँ। मैंने कहा था ठीक है मुझे पता है आप सबको उठा सकते हैं, और लेकिन आपको उठाने वाला ऊपर वाला है। इसके बाद और भगवान ने उसमें से कई को उठाया भी है, जिन्होंने अत्याचार अन्याय किए उसमें से कुछ उठे भी है। वहां तो न्याय जल्दी है, हालांकि वहां पर भी बड़ी परीक्षा ली जाती है, खास करके उन लोगों की जो धर्म का काम करते हैं, जो देश का काम करते हैं, जो राष्ट्र का काम करते हैं। जब आपकी पहली भेंट जब उनसे हुई तो वो किस अवस्था में थी? जब मैं पहली बार गई तो मिलने के लिए मुझे 3 घंटे इंतजार करना पड़ा, उसके बाद मुझे बुलाया गया। मैं जब उनसे मिलने गई तो एक कमरा था अंधेरा सा, जिसमें टिम टिम थोड़ी सी लाइट जल रही थी और 8 से 10 एटीएस के ऊंचे लंबे तगड़े जवान चारों ओर बैठे हुए थे और बीच में उनको बिठाया गया था। तो मैं तो यही देख रही थी कि आखिर वो हैं कहाँ, क्योंकि हमने जो हमारी दीदी थी वैसी वो बची ही नहीं थी। उनका 14 दिनों में 20 किलो वजन कम हुआ था। उनके हाथ इतने हाथ जो थे वो पूरे काले थे। मैंने जब देखा तो मैंने कहा, आंखें बिल्कुल गड्ढे में घुसी हुई थी उनकी। वो प्रज्ञा दीदी नहीं थी जो एटीएस वाले किडनैप करके ले गए थे। उनका वस्त्र उतार दिया गया था, जो साध्वी का वेश था उस वेश को बदल करके उनको सफ़ेद पाजामा और ऊपर कुर्ता पहनाया गया था।
हमारे धर्म का अपमान और साध्वी जी को अपमान करने का यह भी एक उन्होंने तरीका अपनाया था। अनजान में जबकि उनका लेयर, फेफड़े का लेयर फटा था, उस समय उनका वस्त्र बिना उनकी जानकारी के उतारा गया था। और उसके बाद ऐसा किया गया कि हाँ भाई, मैंने कहा कि दीदी कहाँ हैं, तो दीदी ने कहा इधर आओ, मैं यहाँ हूँ। उनकी आवाज़ भी बहुत धीमी थी, ऐसा लग रहा था बिल्कुल काली थी वो पूरी तरह से, उसमें से भी उनके इतने हाथ और आधे पैर बिल्कुल काले थे। मैंने जब कहा दीदी ये सब आप कैसी कैसे हो गई हैं, तो उनमें से दीदी कुछ बोले, उससे पहले ही एटीएस का एक ऑफिसर जो वहाँ बैठा हुआ था ऐसे करता है मतलब ये इशारा था कि तुम कुछ मत बोलना वरना और नुकसान कर सकते हैं हम तुम्हारे परिवार का। तो मुझसे देखा नहीं गया, इतनी ज़्यादा प्रताड़ना थी उनको। उन्हें रोजाना मारते थे, बैल्टों से पानी, ठंडा पानी छिड़क छिड़क के उनके इतने हाथों में और पैरों में मारा जाता था, और बाहर किसी को पता न चले, जब हॉस्पिटल ले जाया जाए बेहोशी की स्थिति में तो पता न चले, उसके लिए वो करते थे कि हाथ में कागज देते थे और ऐसे ऐसे करवाते थे ताकि वो पूरी सूजन ख़त्म हो जाए और फिर से उन्हें पीटा जा सके। इस तरह की स्थिति मैंने दीदी की देखी थी। क्या कोई अधिकारी उसमें ऐसा नहीं था जो ईमानदारी के साथ इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता? बिल्कुल नहीं। एक ईमानदार अधिकारी नहीं था उसमें? ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं हुआ। जब भी मैं भी मिलने के लिए उनसे गया तो ऐसे 5 से 7 ऑफिसर इंस्पेक्टर बैठे रहते थे और साध्वी जी अपने मुंह से कुछ ना बोले, इसके लिए वो हमेशा प्रयास करते थे। पहले ही तो उनको तैयार कर दिया करते थे कि तुम्हारे परिवार से लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, उनको कुछ बोलना नहीं, कुछ बताना नहीं, और इस तरह भयभीत करने का वो प्रयास भी किए हुए थे। इतनी सारी बातें उनको बताई गई थी कि हम लोगों को, उनको तो पकड़ के रखा ही गया था, परिवार के अन्य लोगों को और एटीएस क्या कर सकती है, किस प्रकार रोड के सामने हाईवे पर ला करके ट्रक के नीचे किस प्रकार से उनकी हत्या करवा सकते थे, जंगल में ले जाकर के कैसे गोलियां मार सकते थे। और उसमें से एक गवाह, इंदौर का गवाह है दिलीप पाटीदार, उनका आज तक पता नहीं है। तो इस तरह की बहुत सी बातें होने के कारण यह भी साध्वी जी के मन में कुछ बातें थी जो हम लोगों से वो बात नहीं कर पाती थी और अधिकारी करने नहीं देते थे, मिलने ही नहीं देते थे। मतलब एक तरीके से आप लोगों को ये कहा गया कि अगर आवाज उठाओगे तो ट्रक के नीचे कुचलवा दिए जाओगे, आपको मारा जाएगा। मतलब वो हाल किया जा सकता है जो फिल्मों में देखा जाता है अत्याचार का। ये तो मुगलों से भी ज्यादा खतरनाक हुआ। एटीएस इंस्पेक्टर सावंत का मेरे पास फोन आया था। मैंने उनसे 19 या 20 तारीख को पूछा था कि आप बार बार एक ही बात कहते हैं कि जैसे यहाँ हमारे सीनियर ऑफिसर की पूछताछ पूरी हो जाएगी तो हम साध्वी जी को पहुँचा देंगे, तो आखिर आपकी यह 10 तारीख से 18-19 तारीख तक एक ही स्टेटमेंट चल रहा है, इसका वजह क्या? तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे धमकी देते हो। तो हाँ, यदि तुम यह सोचते हो कि तुम धमकी देकर के साध्वी को छुड़ा सकते हो या ला सकते हो तो यह तुम्हारी भूल होगी। उस दिन से मेरे मन में कुछ खटक सी होने लगी कि इनके बात का विश्वास नहीं किया जा सकता है। नहीं तो एक राष्ट्रवादी परिवार, राष्ट्रभक्त परिवार होने के नाते मैं पुलिस का, प्रशासन का, न्याय का, राजनीति का, अपने राष्ट्र के संविधान का, हमारे छोटे बच्चे से लेके बड़े बड़े तक इस मानसिकता के हैं कि मैं सबका सम्मान करता हूं। लेकिन ये हमारे सारे तथ्य तब झूठे पड़ गए जब हमने देखा कि जब दीदी के साथ जो टॉर्चरिंग हुई उसमें एक और बात आई कि जब वो मार खाते खाते लस्त हो जाती थी और वो बेहोशी की और ऐसी हालत होती थी कि आधी सो रही हैं आधी बेहोश हैं। रात के 2 बजे, रात के 1:30 बजे 3 से 4 एटीएस के लोग आते थे और जोर से उनके कान पे चिल्लाते थे ताकि उनका मानसिक संतुलन खराब हो जाए।
प्रताड़ना की लिमिट हो गई थी। खास दिवाली के दिन उनको भोजन नहीं दिया गया। वैसे भी वो भोजन करती नहीं थी, लेकिन खास दिवाली के दिन, आज तुम्हारा पर्व है ना, आज देखते हैं कौन सा श्री राम तुमको भोजन देने आता है, कौन सी लक्ष्मी माँ तुम्हें भोजन देने आती हैं। इतने अपशब्दों का प्रयोग करके उन्हें भूखा ही रखा जाता था। बस वो पानी पीती थी, वो पानी भी उतना देते थे जितनी उनकी इच्छा होती थी। वो पानी भी नहीं पी सकती थी। चलिए, बहुत दुख भरी कहानी है, लेकिन ये अत्याचार है, ये अन्याय है, ये अन्याय की हदें पार करके है। मैं तो कहूँगा ये ब्रिटिशों के राज में और मुगलों के राज में ऐसा होता था, हमने पढ़ा है, देखा तो नहीं है, लेकिन शायद आज़ाद हिंदुस्तान में इससे ज़्यादा प्रताड़ित कोई हुआ होगा ऐसा मैंने तो ना पढ़ा है ना सुना है। इतनी प्रताड़ना अगर किसी महिला की होती है और फिर भी देश के सज्जन मौन है, तो देश कैसे बच सकता है, ये सवाल है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सुरेश जी नमस्कार, मैं संदीप बोल रहा हूँ आसनसोल पश्चिम बंगाल से। हाँ सुरेश जी, कितनी हैरानी वाली बात है कि जहाँ पर ये पिछली सरकार एक तरफ परमात्मा को, भगवान को मानने से इनकार कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ कितने मूर्खतापूर्ण तथ्य दिए गए कि साध्वी जी ने अपनी योग शक्ति से नार्को टेस्ट शुरू कर दिया। किस तरह से उन्होंने अपनी योग शक्ति से झूठ को सच बना दिया। तो इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें, और भारत में ये आज से नहीं लंबे समय से चल रहा है। गौ, गीता, गंगा और गायत्री पर शुरू से ही अटैक हो रहा है। बिल्कुल, ये अत्याचार आज भी जारी है, और वो अत्याचार नहीं है, इसके लिए तो अत्याचार ये कम शब्द है, शब्द ढूंढना पड़ेगा। मेरे पास तो शब्द भी नहीं कि इसके आगे इस घटनाओं को जिसका वर्णन ये करे, इसके लिए क्या कहा जाए। कुछ व्हाट्सएप भी हमारे पास आए हैं, उसको भी देखते हैं। तरीके से सुदर्शन चैनल ने एक मुहिम चलाई है कि साध्वी प्रज्ञा जी को जेल से रिहाई मिले। साध्वी प्रज्ञा जी को बेल क्यों नहीं मिली, इसके लिए मैं एक मुहिम चलाऊंगा, अपने दोस्तों के साथ प्रयास करूंगा, सड़कों पर उतरूंगा, आंदोलन करूंगा, जिससे कि उन्हें जल्दी से जल्दी रिहाई मिल जाए। मैं व्हाट्सएप के माध्यम से, सुदर्शन न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि साध्वी प्रज्ञा को जिस तरह से गलत तरीके से जेल में रखा गया है, ये पूरी तरह से गलत है। सुदर्शन न्यूज़ ने जो मुहिम साध्वी प्रज्ञा की रिहाई के लिए चलाई है, इस मुहिम में मैं पूरे सुदर्शन न्यूज़ के साथ पूरे तरह से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं अपने साथियों को, अपने कलीग्स को भी बोलूँगा कि साध्वी प्रज्ञा की रिहाई के लिए सुदर्शन न्यूज़ की इस मुहिम में पूरी तरह से साथ दें। अभी इन नंबरों पर हम आपकी बात पहुंचा सकते हैं, कम से कम कोई बोले तो, करना तो है ही, लेकिन करने की स्थिति के पहले बोलना जरूरी है, सोचना जरूरी है, सहमत होना जरूरी है, समझना जरूरी है कि क्या हुआ है। यह समझने की स्थिति ही नहीं है, क्योंकि वैसे तो किसी ने कल सही कहा था कि संजय दत्त को मच्छर भी काट जाए जेल में तो उसकी खबर बनती है, ब्रेकिंग न्यूज़ बनती है, लेकिन साध्वी प्रज्ञा के ऊपर इतने अनान्वित अत्याचार हुए जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। ऐसे विषयों की खबर सोशल मीडिया में भी ठीक से नहीं बनी, कितना दुर्भाग्य है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए सर, मैं क्या कहना है आपको? हेलो सर, मैं दशरथ सावंत बोल रहा हूँ महाराष्ट्र से। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो लोग हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगते हैं वो अब चुप क्यों है? और अपने देश में जो महिला आयोग है वो इसके बारे में कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि ये भी एक महिला ही है ना। आपने आखिर इस देश के वो सारे संवैधानिक संगठन, संस्थाएं कहाँ है जब पुलिस ही ऐसा अत्याचार कर रही है, जब न्यायालय ही ये चीजें कर रहा है, तो ये महिला संगठन, ह्यूमन राइट कमीशन, ये कहाँ है? हम आपको कुछ विजुअल्स भी दिखाते हैं जिसमें इस घटना के प्रति देश में अब माहौल बनने लगा है और लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। ये लखनऊ से ये वीडियो आया है। ऐसे कुछ लोगों की प्रतिक्रिया भी थोड़ी दिखाते हैं। हम चाहते हैं, हमारी मांग है केंद्र सरकार से और वहाँ की जो संबंधित सरकारें हैं कि इसकी पुनः निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराएं, और तब तक के लिए हमारी साध्वी जी को
जमानत पर छोड़ा जाए। उनको जो जेल में रखा जा रहा है, इसके लिए हम लोग आज यहाँ पर आए हैं, एक दिन का उपवास रखे हैं और इससे भी बड़ा उग्र प्रदर्शन भी करेंगे अगर हमारी साध्वी दीदी को अगर रिहा न किया गया तो। लेकिन साध्वी प्रज्ञा दीदी को रिहा किया जाना चाहिए। इसके लिए समस्त संगठन है, चाहे बजरंग दल हो, चाहे हिंदू महासभा हो और तमाम संगठनों को लेकर के, और इसमें कोई वो कोताही नहीं बरती जाएगी। उनकी रिहाई होनी चाहिए क्योंकि उनकी पीड़ा बहुत ज्यादा हो चुकी है। साध्वी प्रज्ञा को आज कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ सर, नमस्कार सूरज जी। बोलिए। जी सर, मैं बहुत दिन से आपका ये प्रोग्राम देख रहा हूँ और बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। मैं सीताराम चंद्र मालखंड, जानकीर जिला, छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। ये आज हमारे हिंदुओं के प्रति इतना अत्याचार हो रहा है और क्यों कर रहे हैं ये लोग, मैं जानता हूँ। मेरे विचार में आज कांग्रेस के लोग होते, कोई मियाँ जी होते या मुसलमान होते या कोई क्रिश्चियन होते तो इतनी बड़ी तकलीफ नहीं देते ये लोग। तो मेरा एक निवेदन है आपसे कि ऐसे प्रोग्राम आप चला रहे हैं तो इसमें कम से कम दिग्विजय जी को लेकर के एक आध दिन अपने प्रोग्राम में बैठा करके ही उनको समझाएं। और कांग्रेस ऐसे 2-4 धन्यवाद। दिग्विजय सिंह को भी हम संपर्क कर रहे हैं। हमने उनके ट्विटर पर और उनके बाकी ऑफिसेस में भी संपर्क किया है। हम चाह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह के बारे में बहुत बार यहाँ पर उल्लेख हुआ, वो यहाँ पर इस देश के लोगों के सामने जो सवाल है उसके जवाब देने के लिए यहाँ पर हमारी सारी प्रक्रिया और प्रोसेस जो एक मीडिया के तौर पर होनी चाहिए वो चल रही है। देखते हैं इतनी हिम्मत दिग्विजय सिंह अपने आप को मुख्यमंत्री और न जाने क्या क्या बताते हैं, जो कि मुख्यमंत्री तो थे लेकिन जो बाकी चीजें क्या बताते हम जानते हैं, उसकी भी सत्यता हिंदुस्तान देखना चाहेगा। कॉलर। जय हिंद। नमस्कार, मैं मुंबई से दिलीप दवे बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये साध्वी प्रज्ञा जी की निष्पक्ष जांच हो। सबसे पहले तो इनको बाहर निकाल, मतलब जमानत हो इनकी और इनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जो भी इनके जो भी इनमें शामिल है, तो फर्स्ट टू एंड उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और हम लोग इनके लिए रोड तक आने को तैयार है। और मैं साध्वी प्रज्ञा जी को नमन करता हूँ, उनकी बहन जी को भी बोलता हूँ कि आपको भी नमन करते हैं और आपके परिवार के साथ में हम लोग, और जो भी हेल्प लेके हम लोग करेंगे और जो भी इनके पीछे है उनको कड़ी से कड़ी सजा दो। और सालों को मैं बोलता हूँ ना कि जैसे साध्वी जी की हालत थी ना, उससे भी बुरी तरह से इनकी हालत होनी चाहिए। धन्यवाद। हम लोगों के जज्बातों को, उनके गुस्से को समझते हैं। हालांकि हम संवैधानिक तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कहेंगे, क्योंकि जिस संविधान के लिए, जिस राष्ट्र की निर्मित के लिए हमारे लोगों ने प्राणों की आहुति दी, उस राष्ट्र को संविधान के अनुसार चलाया जाए, यही हम चाहते हैं। लेकिन उसी संविधान का आधार लेकर अगर हमारे इन्हीं हिंदुस्तानियों को और खास करके देशभक्त हिंदुस्तानियों के ऊपर अत्याचार, अन्याय होते हो, तो उस संविधान के प्रति भी सोचना होगा। हमारे साथ भगवान जी जुड़े हुए। भगवान जी, लोगों की प्रतिक्रिया भी ली मैंने इसलिए कि आप लोग बहुत इमोशनल हो गए थे। हम चाह रहे थे कि हम केवल भावनाओं को व्यक्त करने के बजाय उन तथ्यों को लोगों तक पहुंचाए, जिस तथ्य के आधार पर इस सोए हुए हिंदुस्तान को कुछ शायद थोड़ी सी भी क्यों ना हो नींद अगर उसकी खुलती है, उसकी आंखें खुलती है, तो शायद दूसरी साध्वी नहीं होगी, ऐसा हमारा विचार है। और इसलिए हम इस प्रताड़ना की आपकी जानकारी को लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। और आप जहां से आपने अभी रुके थे उसके आगे आप अपनी बात को रख सकते हैं। प्रताड़ना की बात एटीएस तक ही नहीं रही। एटीएस ने तो काला चौकी और महाराष्ट्र में जितनी अपनी ताकत उनकी थी, और उनके आका भी ऊपर बैठे थे, महाराष्ट्र के गृह मंत्री, वहाँ के मुख्यमंत्री, केंद्र के प्रधानमंत्री समकक्ष राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी, और लुंगी पहनने वाले लुंगीधारी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस कंपनी, इनके द्वारा जब एटीएस ने इस प्रकार तोड़ डाली, फिर भी साध्वी जी के मुंह से यह कहलाने में सक्षम नहीं हो पाया कि मालेगांव का ब्लास्ट साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने किया है, तो उन्होंने एटीएस से जांच कराने के बाद सीबीआई जांच कराई। सीबीआई से जांच हो गई, उनके जांचों से भी संतुष्टि नहीं मिली केंद्र सरकार को, तो उन्होंने गृह मंत्रालय में एक अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके नई एजेंसी एनआईए का गठन किया। मैं देशवासियों को यह
पूछना चाहता हूं, यह जानकारी करने के लिए निवेदन करता हूं, दुनिया के किस देश में कोई घटना बनी है जिसकी जांच एटीएस, एक ही जांच एक ही व्यक्ति से 3 एजेंसियों ने की हो? एटीएस, महाराष्ट्र की एटीएस कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एजेंसी है? आखिर उसके ऊपर महाराष्ट्र सरकार को और केंद्र की सरकार को विश्वास क्यों नहीं? सीबीआई विश्व हिंदू परिषद की एजेंसी है, उसके ऊपर महाराष्ट्र सरकार को और केंद्र सरकार को विश्वास क्यों नहीं? एनआईए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एजेंसी है, उसकी जांच के ऊपर भी आज तक कोई विश्वास सरकार ने नहीं किया है। आखिर एटीएस की जांच के बाद एटीएस जितनी प्रताड़ित की, उसके बाद सीबीआई की प्रताड़ना हुई। सीबीआई की प्रताड़ना के बाद जो बची खुची और जीवन थी, उसको लेकर के एनआईए पीछे पड़ी। हाल का एक रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट है साध्वी जी का, कि उनके उम्र के साथ मस्तिष्क का जो घिसाव व्यक्ति का होता है वह जरूरत से इतना ज़्यादा हो गया है, जो काफ़ी चिंतनीय डॉक्टरों के लिए है। प्रताड़नाएं यह केवल हमने एटीएस की आपको बताई है, एजेंसी के बाद कोर्ट ने भी हमें प्रताड़ित कम नहीं किया है। हम कोर्ट की प्रताड़ना के दिशा में भी आपके पास आएंगे, लेकिन यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हमने आपके सामने लगातार इस मुद्दे को लाया है। हम चाहते हैं कि इस देश की तमाम एजेंसियां भी राजनीतिक हथियार कैसे बनती है, कैसे इस देश के एजेंसियों का राजनीतिक उपयोग होता है, और वो राजनीतिक उपयोग की पराकाष्ठा, उसका स्तर कितना गिर सकता है। वो इतना गिर सकता है कि वो महिला को नहीं देखते, वो इतना गिर सकता है अपने आकाओं को, अपने सीनियर ऑफिसर को खुश करने के लिए, कि एक महिला के प्रताड़ना के साथ एक साध्वी का संन्यास धर्म भूल जाते हैं, उसका आध्यात्मिक महत्व भूल जाते हैं, उसके धर्म को भी खराब करने की, उसके धार्मिक भावनाओं को खराब करने की, उसकी आस्था को ठेस पहुंचाने का प्रयास होता है। और ये सब कुछ उसके धर्म को भ्रष्ट करके उसके आत्मविश्वास को गिराने के लिए होता है। इससे वो जो मुगैम्बो खुश हुआ वाली जो फिल्मी स्टाइल है, बस अपने अधिकारी को खुश करना है, वो कैसे भी करके खुश हो जाए, चाहे फिर उसके लिए उस अधिकारी के सामने जिसका श्रद्धा रामायण है, जिसकी श्रद्धा महाभारत है, जिसकी श्रद्धा गीता है, उसके ग्रंथों को फाड़ने से लेके तमाम क्या क्या बातें एक ही घटना में सुनने को मिल रही है। और तो बाकी अन्य राज्यों में और अन्य जिलों में जो राष्ट्रवादी लोग जेल में होंगे, उनकी कथा तो अभी सुनने बाकी है, आपको बताना बाकी है। लेकिन एक ही साध्वी प्रज्ञा के कहानी में इतने सारे अत्याचार और प्रताड़ना की घटनाएं हैं कि ऐसा लगता है कि अगर ये हमारी देश की कानून व्यवस्था और पुलिस का रवैया है, तो आखिर उन देशों में क्या होगा जहां पर संविधान और कानून नाम की कोई चीज नहीं है। हमारे साथ कई कॉलर भी जुड़े हैं, उनके पास चलते, उसके बाद हम साध्वी जी के परिवार के पास भी आएंगे। जय हिंद। हाँ नमस्कार। बोलिए। नमस्कार। हाँ नमस्कार चौहान जी। बोलते रहिए। मैं सबसे पहले आपको प्रणाम करती हूँ। आपका एक ऐसा चैनल है जहाँ भारतीय संस्कृति, भारतीय संतों के बारे में दिखाया जाता है। सबसे पहले इसके लिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ। इससे पहले किसी भी चैनल में साध्वी प्रज्ञा देवी के बारे में नहीं दिखाया गया, या किसी भी संतों के बारे में नहीं दिखाया गया। अभी हाल ही में मेरे यहाँ सुदर्शन चैनल आया है, मैंने आपको देखा सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा,
कि भारत के संतों के लिए भी किसी के दिल में जगह है। और आज जो प्रज्ञा देवी के साथ अभी जो अत्याचार हुए हैं, बहुत से लोग इसके लिए जागरूक होंगे। हमारे भारत में ही क्यों सबसे ज्यादा हमारे हिंदू संतों को प्रताड़ित किया जाता है? कानून व्यवस्था क्या हिंदू संतों को प्रताड़ित करने के लिए ही बनी है? और जो कितने दोषी पाए जाते हैं उनको तो बेल मिल जाती है, पर हमारे हिंदू संतों को नहीं। ऐसे कई संतों हैं। इसका कारण है, मैं कई बार बता चुका हूं, इसका कारण है कि हिंदुस्तान बने रहने के लिए जिन व्यवस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें हमारी परिवार व्यवस्था हो, उसमें हमारे साधु संतों की व्यवस्था हो, इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि यहाँ पर 1000 साल, फिर ब्रिटिशों के 200-1200 साल हम गुलाम रहे। हमारे कितनी लाइब्रेरियों को जलाया गया, हस्तलिखितों को जलाया गया, तो हमारे इन्हीं साधु संतों ने, इन्हीं कथावाचकों ने उन सारे ग्रंथों को बोली भाषा में, भजनों में, कथाओं में, दोहों में जीवित रखा। उसको इनकोड करके लोगों के सामने डिकोड करके लेके गए, फिर लोगों को इनकोड करके दिया। ये सबसे उन्होंने उस तथ्य को, सत्य को, ईश्वर को, उसकी आस्था को, उस महान परंपरा को कितने 1000 साल तक जीवित रखा। क्या सरस्वती नदी 10,000 साल बाद मिली है? लेकिन इस सरस्वती नदी को जीवित रखने वाला आपके और हमारे आस्था और मन में कोई था तो इस देश का साधु संत था। और वो साधु संत जब तक इस देश से नष्ट नहीं होगा, उसको नामो निशान जब तक मिटाया नहीं जाएगा, तब तक इस देश पर राज करना, इस देश को गुलाम करना संभव नहीं होगा। और इसलिए यहाँ की परिवार व्यवस्था भी उस साधु संतों के संस्कारों, आशीर्वादों और आदर्शों पर चलती है। इसलिए वो संत परंपरा, वो गुरु परंपरा टारगेट है, और उसको जब तक नेस्त नाबूद नहीं करेंगे, शांत नहीं बैठेंगे। इसके लिए हजारों लाखों करोड़ रुपए के बजट है देशों और धर्मों और संस्थाओं के पास। और इसलिए ऐसे लोगों को चुन चुन कर मारने की जो बात बोली जाती है वो इन संतों के ऊपर हो रही है। और हम आंखें बंद करके बस उस तथ्य को स्वीकारते हैं जो ऐसे ही आंखें खुले रहकर टीवी पर देखते हैं। उनके पीछे कौन सी एजेंसियां हैं, इन टीवी चैनलों से कौन बुलवाता है, इन टीवी चैनलों पर कौन स्टोरियां प्लांट करता है, उसके पीछे चलने वाले विदेशी कंपनियों के विज्ञापनों का रेट 10-10 गुना ज्यादा क्यों मिलता है, इसके डिटेल में हम नहीं जाते। हमें लगता है कि इस देश के जिस भी टीवी पर हम जो भी देखते हैं वो सत्य और तथ्य है। ऐसा नहीं है। ये परिवार भी बताएगा कि केवल पुलिस ने इनका प्रताड़ना नहीं की है, मीडिया ने भी प्रताड़ना की है। भगवान जी जरा इस विषय को भी बताइए। जिस दिन से साध्वी जी की गिरफ्तारी का जैसे समाचार प्रारंभ हुआ तो साध्वी का नाम कम, लेकिन उनके नाम के आगे उपनाम ढेर सारे जुड़ गए। चंबल बीहड़ की दस्यु, विश्वकन्या, काला जादू करने वाली, ऐसे 3-4 शब्द ऐसे हैं जिस पर की घोर आपत्ति, जिसके ऊपर हम कोर्ट में भी जाएंगे कि उन मीडिया वालों को साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बारे में किसने उनकी जीवनी पढ़ा दी कि जो चंबल में दस्यु बन करके रहती थी, काला जादू करती थी। जब से साध्वी बनी तो उनका काला जादू चालू हो गया। दिन रात लोगों के मन में एक ही बात घर कराना कि साध्वी राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है। और इस तरह से उनको प्रस्तुत किया गया कि हमारे समाज में, समाज यह कहें कि हमारे परिवार में ही जो हमारे रक्त संबंध हैं, ऐसे लोगों के मन में भी भय पैदा हो गया। ऐसे लोगों के मन में भी यह बात आने लगी, वो भी संशय में आने लगे कि जब इतनी सारी बातें मीडिया के द्वारा की जाती है तो कुछ तो बातें जरूर होगी। हमारे समाज के लोग मीडिया की बातों को पक्की लकीर मान करके चलते हैं। आज भी जो न्यूज़ देखते हैं उस न्यूज़ के ऊपर उनका विश्वास होता है। एक व्यक्ति का नाम जब मीडिया में उछल जाता है तो उसके बाद उनके बारे में तरह तरह की बातें होती है समाज में। समाज खूब सारी बातों की चर्चा करते रहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए ऐसे शब्दों के ऊपर भी विश्लेषण होता है। साध्वी जी की
जो मर्यादा है, उनका जो जीवन रहा है, उस जीवन के बारे में मीडिया जाने बिना जिन शब्दों का प्रयोग करके हिंदू समाज को भयभीत कराया है, उसमें कुछ चैनलों का बहुत ही योगदान रहा है। उन्होंने खूब बढ़िया मुंबई फिल्म सिटी है, इसलिए नाट्य रूपांतर बहुत आसानी से वहाँ के लोगों को जानकारी में रहती है और एजेंसियों को तो विशेष रूप से उसकी ट्रेनिंग होती है। तो उनका नाट्य रूपांतर इस तरह से करवाया गया, यह पूछा गया कि इतने कम लोग कैसे मरे। जैसे इस तरह की बहुत सारे स्टोरी चला करके बिल्कुल। चलिए, हम तो जानते हैं, हम अब उस विषय पर जाने के बजाय हम कोर्ट के द्वारा भी आपको कैसे प्रताड़ित किया गया ये भी सुनना चाहिए। कोर्ट के द्वारा प्रताड़ना हमारी इस तरह की हुई, साध्वी जी की स्थिति मार्च 2009 से इस तरह बिगड़ गई, वो ऑन बेड हो गई। स्वयं से ना तो बैठ पाना, ना करवट बदल पाना, ना खड़ा होना, चलने की तो बात ही नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में नासिक में हम उनको आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में लेकर एडमिट थे। एटीएस के द्वारा झूठी बातें कोर्ट को दी जाती है कि वो बिल्कुल फिट हैं, वहाँ के डॉक्टरों से सर्टिफिकेट लिया जाता है। डॉक्टर सारे गृह मंत्रालय के अंतर्गत भयभीत रहते हैं, कहीं पर भी साध्वी जी का इलाज नहीं होता है। कुछ जगह कोर्ट ने ऑर्डर दिया इलाज के लिए, एडमिट करवाया, हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते थे डॉक्टर, लेकिन इलाज नहीं करते थे। अब उनकी चलने की स्थिति नहीं और रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, कहीं पर थोड़ी सी यदि जर्क लगे तो उनकी स्थिति यह बन जाती है कि 6 महीने तक तो स्वयं से करवट भी नहीं बदल सकती है। ऐसे में कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया कि उनको नासिक से मुंबई शिफ्ट किया जाए। ट्रैवलिंग मोड क्या होगा? पुलिस की जो जांच एजेंसी वाली, वो जेल की जो बड़ी गाड़ी होती है जिसमें कोई सॉकर नहीं होता, कोई पट्टी नहीं होती है, ऐसी गाड़ी होगी। लेकर के चले नासिक से। रास्ते में इगतपुरी नाम का जगह है, वहां उनकी तबीयत पहले बिगड़ी, इगतपुरी में एडमिट किए। इगतपुरी के डॉक्टर कह रहे हैं कि इनको आगे ले जाना बहुत ही खतरनाक होगा, लेकिन गृह मंत्रालय से पुलिस अधिकारी को सूचना होती है, उनके प्रेशर में आकर के डॉक्टर डिस्चार्ज देता है। लेकर के आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी का जो क्षेत्र है इगतपुरी का, वहाँ ऐसी तबीयत बिगड़ती है कि लूज मोशन और उल्टी लगातार सवेरे से चालू थी। वहाँ हमें रोड किनारे एक महिला शरीर को लेकर के शौच कराना खुले में। जब उनका लूज मोशन इस कंडीशन में था कि डॉक्टर कह रहे हैं कि ये आगे नहीं जाएंगी, नहीं जा सकती है, कभी भी कुछ घटना बन सकती है, जीवन जा सकता है। लेकिन गृह मंत्रालय और महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा, चूंकि कोर्ट का यह आदेश था कि उनको जैसे भी हो मुंबई शिफ्ट किया जाए। क्यों? कोर्ट आज जिस प्रकार से फैसला दे रही है या इसके पहले दी है, उनके ध्यान में यह बात, क्या एक महिला को लेकर के यह बातें जो हम अपने वकील के द्वारा प्रस्तुत करते रहे हैं, क्या उसकी जांच नहीं करानी चाहिए? उनकी स्थिति के बारे में नहीं जाननी चाहिए? उनके ट्रैवलिंग मोड को नहीं जानना चाहिए? यहाँ तक अब बाहर जब हम उनको शौच कराते कराते थाने तक लाते हैं तो थाने के हॉस्पिटल वाले चेकअप कर लेते हैं और बोलते हैं कि इनको आगे ले जाइए, मेरे पास इनका इलाज नहीं है। दूसरे हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहाँ गृह मंत्रालय के पुलिस पहुँच जाते हैं, तुरंत यहाँ से डिस्चार्ज कराओ और जे हॉस्पिटल ले जाओ। रात के 1 बजे डिस्चार्ज कराने के लिए पुलिस ऑफिसर पहुँचते हैं। आदेश किनका था? क्या कोर्ट मेरे लिए मतलब साध्वी जी के लिए इतनी उनके मन में यह मानवीय संवेदना नहीं रही कि उनकी स्थिति खराब है, वो स्वयं अपने से खड़ी नहीं हो सकती, अपना कोई भी कार्य स्वयं नहीं कर सकती। कोर्ट वहां पर स्टे कर सकती थी? स्टे होता है या नहीं? उसके आगे का एक और ट्रैवलिंग मोड बताऊं। मध्य प्रदेश की पुलिस जब गिरफ्तार की सुनील जोशी हत्याकांड मध्य प्रदेश में, तो मुंबई से मध्य प्रदेश में देवास को लाने के लिए ट्रैवलिंग मोड कोर्ट के द्वारा बनाया गया कि 3 टायर जो स्लीपर होती है उससे
आगे की सुविधा नहीं दी जा सकती है, जबकि कोर्ट के पास यह मार्च 2009 से 2012 तक के सारे रिपोर्ट हैं कि वो अपने से किसी भी काम करने योग्य नहीं है। स्वयं के करवट बदलने के लिए भी 2 आदमी चाहिए उनको, पुलिस की वो WPC और उनकी सेविका को पकड़ के उनको मोड़ना पड़ता है, बिठाना पड़ता है दवाई खिलाने के लिए। ऐसे में उन्होंने स्लीपर क्लास मोड दिया, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के वकील ने विरोध किया था कि इनको AC हो या फ्लाइट हो, ऐसा मोड नहीं दिया जाए। कोर्ट की संवेदनाएं मेरे साथ नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं इस बात का आभारी हूं। हाई कोर्ट में एक जज साहब ने, जबकि एक बार उनकी स्थिति बिगड़ गई, हम देवास लाए और देवास से फिर मुंबई गए, उसके बाद जब मध्य प्रदेश फिर आने की स्थिति बनी तो वहां के जज साहब ने सरकारी PP को पूछा कि तुम हर बात में नहीं। उनकी जिस तरह से पड़ोसी में महिलाएं एक दूसरे से झगड़ती हैं, उस प्रकार की स्थिति उनकी कोर्ट में होती थी। तो वहां पर एक जज साहब ने ट्रैवलिंग मोड को बदल करके वो स्लीपर से 3 टायर किया। लेकिन अन्य जगहों पर जो जज आपको थोड़ी बहुत भी मानवीय संवेदनाएं दिखाते थे, ऐसे लोगों को बदलने की भी बड़ी प्रक्रिया हुई। बिल्कुल। यदि महाराष्ट्र कोर्ट में जज साहब ने पूछ लिया कि आखिर यह मेडिकल में, मैं आपको बताऊंगा कि मेडिकल किस तरह से, मेडिकल के बारे में महाराष्ट्र सरकार और वहाँ के कोर्ट में किस तरह से नोकझोंक हुई। कोर्ट में जज ने पूछ लिया कि उनको जब कैंसर है, कैंसर का रिपोर्ट ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल के समीर पठान नाम के डॉक्टर ने दिया है। यदि कोई हिंदू डॉक्टर होता तो यह बात और लोगों के मन में आ सकती थी कि हिंदू होने के कारण हो सकता है उनके मन में कुछ सहानुभूति हो गई हो। एक मुस्लिम डॉक्टर ने कैंसर होने के रिपोर्ट दिए, उस डॉक्टर को, उस रिपोर्ट को कोर्ट में चैलेंज किया महाराष्ट्र सरकार के PP ने कि मुझे इस रिपोर्ट के ऊपर संशय है। तो तुरंत जज साहब ने पूछा कि क्या महाराष्ट्र सरकार साध्वी को मारना चाहती है? जवाब दे। दूसरे ने तीसरे दिन उनका ट्रांसफर हो जाता है। बेल का मैटर हम एक कोर्ट में लगाते हैं, आधी बात सुनी जाती है, फिर दूसरे कोर्ट को ट्रांसफर हो जाती है, दूसरा कोर्ट पूरी बात सुन लेती है, ऑर्डर की स्थिति में आती है, फिर तीसरा कोर्ट ट्रांसफर हो जाता है। तीसरे कोर्ट में जज हमें इस तरह, हमारे वकील को कहते हैं कि हम मेडिकल के ऊपर नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि कैंसर प्रूव्ड है। और कैंसर की स्थिति में बताऊं, 2009 में जब साध्वी जी नासिक में थी तो नासिक के सिविल सर्जन, जिला सिविल सर्जन का यह रिपोर्ट है, उस समय उनको गांठ हो गई थी सीने में। तो उन्होंने कहा था कि इसे तत्काल ऑपरेशन, इसका ऑपरेशन तत्काल किया जाए। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इस बात को गुप्त रख करके 2013 तक, जब तक कि महाराष्ट्र से साध्वी जी मध्य प्रदेश नहीं आई, महाराष्ट्र सरकार ने इस बात को खुलने नहीं दी। मध्य प्रदेश आने के बाद तुरंत यह बात आई कि यह ऑपरेशन तुरंत होनी चाहिए, नहीं तो किसी भी समय उनकी जान जा सकती है। तो ऑपरेशन हुआ और उसका जब रिपोर्ट जाता है महाराष्ट्र सरकार को, तो वो कहती है कि मुझे इसके ऊपर संशय है। और जज साहब जब पॉजिटिव होते हैं तो उनकी सरकार नेगेटिव होती है। और दूसरे जज साहब जब इस बात को लेकर के, हम दूसरे जज साहब के पास मैटर हमारा जाता है, मैं कहूं न्याय के इतिहास में यह सबसे पहला केस है। किस एक बेल मैटर पर, मुझे बेल चाहिए, इस मैटर पर 37 डेट चला हो मुंबई के हाई कोर्ट में, और वो भी कैंसर के बावजूद। और जज के मुंह से ऐसी भाषा निकले कि मैं मेडिकल पर नहीं सुनूंगा, मैं तो मेरिट पर सुनूंगा। क्यों जज साहब? आज अगर संजय दत्त की पत्नी को बुखार आ जाता है तो उसे 2 महीने की पैरोल मिल जाती है, और दीदी को कैंसर डिटेन हो गया, वो कैंसर प्रूफ हो गया है, उसके बाद जज के द्वारा ये कहना कि हम मेडिकल बेस पे नहीं सुनेंगे, ये न्यायिक प्रताड़ना है हमारे लिए। न्यायालय द्वारा ये प्रताड़ना दी जाती है हमें। 6.5 साल तक हमारे साथ बस एक ही बात चलती है कि सरकारी वकील जो है वो आज उपस्थित नहीं है, और एक
1 से 1.5 साल में एक बार जब डिसीजन देने की स्थिति में आता है तो उसका तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। नया जज आता है और नया जज फिर से वही पूरी प्रक्रिया चलाता है। मुझे शुरू से लेके अभी तक की पूरा चलाओ और मुझे पूरी जानकारी दो, उसके बाद मैं डिसीजन करूँगा। आधा सुन के उसका भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये हमारी प्रताड़ना न्यायिक रही और इसे खींचने का काम किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और सोनिया सरकार ने। भगवान जी, यह आगे और कोर्ट की प्रताड़नाएं बताऊं। साध्वी जी की पिताजी की मृत्यु हो जाती है, उसमें जाने के लिए परमिशन मिलता है 24 घंटे का। 24 घंटे के अंदर कोर्ट के फिर से वापस जेल के अंदर हो जाना है। दूसरी बात जब आती है कि उनके दाह संस्कार के बाद जो श्राद्ध कर्म होता है उसमें भी चूँकि परिवार का एक सबल और नेतृत्व करने वाले सदस्य में से वो हैं, तो उनका वहाँ रहना उनके कार्यक्रम के लिए बहुत अनिवार्य था। तो स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर आता है कि नहीं, साध्वी जी यदि जेल से बाहर जाती है तो उसके लिए सरकार का बहुत सारा मिशनरी उपयोग में लाया जाता है जिस पर बहुत सारे खर्च होते हैं, इसलिए उनको जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। क्यों? आगे की घटना और बनती है। आज साध्वी जी की माताजी 80% उनका फेफड़ा बिगड़ चुका है। आपने जिक्र भी किया था कि एक छोटे से हॉस्पिटल, जिसको हॉस्पिटल का दर्जा देना भी मुश्किल है, ऐसे जगह उनको रख करके हमने इलाज करवाया। इलाज के दौरान डॉक्टर का इस तरह कहना है कि अब उनको इलाज हॉस्पिटल में रख करके करना कम उचित रहेगा, उनकी जितनी सेवाएं की जा सकती है उनकी सेवा की जाए। हम कोर्ट में गए, मरणासीन थी लास्ट में, उन्होंने ऐसा कह दिया था कि 24 घंटे भी शायद बचेंगी। डॉक्टर ने ऐसा बोला था कि उन्हें बिल्कुल बेहोशी की स्थिति में हम लोग हॉस्पिटल ले गए थे, तो हमें तो कोई हॉस्पिटल ही एडमिट नहीं कर रहा था। हम साध्वी जी के परिवार से हैं, वो साध्वी जी की माँ हैं, इसलिए उन्हें कोई एडमिट ही नहीं कर रहा था। लेकिन एक व्यक्ति ने जो वहाँ भोपाल में है, उन्होंने दम दिखाया और उन्होंने कहा कि मैं एडमिट करता हूँ। मैं उनकी आभारी हूँ। उन्होंने एडमिट करके मेरी माँ को जीवन दान दिया है, और सिर्फ इसलिए कि वो साध्वी जी की माँ है इसलिए कोई डॉक्टर उनको अपने हॉस्पिटल में लेने के लिए तैयार नहीं था, कोई भी उनका इलाज करने के लिए तैयार नहीं था। आज ये स्थिति है कि उनके लिए जो इलाज होना चाहिए वो इलाज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम लोग पैसे के तौर से इतने मजबूत नहीं हैं। और वहाँ कोर्ट की स्थिति यह बनती है कि कोर्ट कहता है, एक तो पहले हम इसको प्राथमिकता से सुन नहीं सकते, 2 तारीख को हम एप्लीकेशन लगाते हैं तो 5 को हम सुनेंगे। दूसरे दिन हमने प्रयास किया कि ठीक है आप बेल मत दें, हमें केवल उनको मिलने के लिए जाने की अनुमति दें। उसके लिए 3 दिन कोर्ट टाइम लेती है, और तीसरे दिन कहती है कि साध्वी जी को 1 घंटे के लिए उनसे मिलाने के लिए ले जाया जाए और पुनः वापस उस स्थान पर घंटे भर में आ जाना चाहिए। क्या कोर्ट का यही न्याय होता है? कौन से आतंकवादी हैं साध्वी जी? राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय किस आतंकवादी के लिए आपने इस तरह के ऑर्डर दिए हैं? आजकल न्याय का पूरा इतिहास देखा जाए, जिनके लिए ना कोई आज तक एक एविडेंस आया है, उनको आप आतंकवादी घोषित किए हुए हैं। और डर के मारे, ये डर केवल साध्वी जी के लिए, अन्य और दूसरे जो दोषी हो जाते हैं उनको आप 2 घंटे में बेल दे देते हैं। जनता जरूर, देश की जनता जरूर समझती है, और एक दिन मैं आपसे जेल के अंदर की भी कुछ कहानी सुनना चाहूंगा कि उसके अंदर क्या हुआ। जेल के अंदर साध्वी जी जाते ही उनके मन में यह सामान्य बात रही, चूंकि जमीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता रही। भाईखला जेल में जैसे उनको रखा गया, उन्होंने निश्चित की कि जिस तरह से सामान्य सारे कैदी रहते हैं मैं उसी तरह अपना आचरण रखूंगी। उनके साथ भोजन में अंडा मिला करके दिया जाता है, नौसिया होता है, हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। नौसिया खत्म होने के बाद जैसे वापस जाती है, जेल के अंदर सुधीर किंगरे नाम का सुपरिंटेंडेंट, महाराष्ट्र के एक महिला गुंडा, मुसलमानी गुंडा मुमताज शेख, उनको
कटोरी में तेज उसका धार बना करके, थाली को घिस करके धार बना करके साध्वी जी के बैरक के अंदर पहुंचाया जाता है और साध्वी जी के ऊपर अटैक करवाया जाता है, उनको मारने की षड्यंत्र, पहला षड्यंत्र। दूसरा षड्यंत्र नासिक केंद्रीय कारागृह में स्वाति साठे सुपरिंटेंडेंट करवाई है। पहले भाईखला जेल का जो पहली घटना है उसका केस रिपोर्ट हम मझगांव कोर्ट में किए हैं, मेरा केस वहां लंबित है। वहां के जज साहब ने सहानुभूति दिखाते हुए यह कहा कि साध्वी जी पहले आप स्वस्थ हो जाइए, उसके बाद हम ये सारे मैटर खोलेंगे। नासिक में स्वाति साठे के द्वारा षड्यंत्र रची गई कि जेल के अंदर ही उनको गोंद करके मार दिया जाए। नासिक में एक जस्टिस न्यायाधीश के साथ कुछ वकील को लेकर के एक कोर्ट बनाया गया है जिसने आकर के जांच की और उनका भी यही कहना हुआ कि कोर्ट तो हम केस रजिस्टर्ड हम करते हैं, लेकिन पहले आप ठीक हो जाए उसके बाद ये सारी बात चलाएंगे। दूसरी हत्या, तीसरी बार महाराष्ट्र के जेल में, उसी भाईखला जेल में निग्रो के द्वारा, निग्रो जो अफ्रीकी आती है, ड्रग्स माफिया जो होती है, उनके द्वारा उनको छोड़ा जाता है कि इनको मारो। मैं आभार मानना चाहता हूं महाराष्ट्र में शिवसेना का। यदि बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र में नहीं होते तो साध्वी जी को महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार बचने नहीं देती। पुलिस प्रताड़ना, न्यायिक प्रताड़ना ये भी होती थी कि जब इस तरह का अंडा मिला के उनके भोजन में दिया गया तो उनकी तबीयत खराब हुई। फिर उन्होंने कोर्ट से ऑर्डर मांगा कि भाई हमें घर का भोजन उपलब्ध कराया जाए। तो घर के भोजन के लिए कोर्ट ऑर्डर मांगा तो वो 15 दिन बाद हुआ। मतलब 1 महीने का उन्होंने जो अनशन किया उसके बाद उन्हें 15 दिन का और करना पड़ा। इस बीच जब ऑर्डर हुआ तो जब हम भोजन ले जाते थे जेल के अंदर, उनके लिए टिफ़िन ले जाते थे, तो पुलिस प्रताड़ना ये थी कि 2 रोटियां ही जाएंगी, साथ में नमक नहीं जाएगा। हमने कहा क्यों भाई, ये तो भोजन का हिस्सा है और एक व्यक्ति का पूर्ण भोजन तो जाना चाहिए। तो उनका कहना था कि नहीं, आपका तो कोर्ट ऑर्डर ही नहीं है नमक का, आपका तो कोर्ट ऑर्डर ही नहीं है सलाद का। इस तरह से प्रताड़ित करते थे पुलिस वाले। और हमें मतलब खाने के साथ नमक टिफिन में जाए, इसके लिए भी पुलिस ने कहा कि ये इसका आदेश नहीं है, रोक देता था, नहीं देना टिफिन और अंदर कसाब से लेके कितने लोगों को बिरयानी खिलाई गई, उसके उदाहरण पेपर में और तमाम मीडिया में आते हैं जी। वहाँ पर दाऊद का भाई न जाने कितने गैंगस्टर है जिनकी मालिश करने के लिए उनके गुर्गे अंदर छोड़े जाते हैं और उनकी वहाँ पर दरबार लगाया जाता है। उस जेल में नमक नहीं भेजा जा सकता है, नमक नहीं भेजे जाने। यहाँ तक बात आ गई कि उनको यदि पूजा करनी है, साध्वी जी को, सन्यासी हैं तो अपने इष्ट को तो साथ ही रखती हैं, उसके लिए कोर्ट से परमिशन लेना पड़ा। क्या आप किसी को टोपी पहनने के लिए परमिशन लेने के लिए कहते हैं? उनके जो त्योहार होते हैं उसमें जेल के अंदर सारी व्यवस्थाएं, उनके लिए भोजन बनाए जाते हैं, उनके लिए वो मंत्र पढ़े जाते हैं, उनकी इबादतें होती है, टोपियां पहनाई जाती है। हमें दूसरे से कोई मतलब नहीं, लेकिन कम से कम जो हमारी आस्था है उस आस्था को तो पूरा करने दें। हमारे लोगों ने हमारे आस्था को तोड़ दिया। यह करने वाले कोई दूसरे नहीं थे। इस पूरे प्रकरण में हम ये सोचते थे कि हम अपनी बात कैसे पहुंचाएं लोगों के पास। तो मीडिया का सहारा लेना चाहा हमने, क्योंकि मीडिया, जैसे ये प्रकरण शुरू हुआ दीदी का, मीडिया हमारे घर सूरत में ही उस समय मेरे माताजी पिताजी भी थे, तो मीडिया पूरे दिन हमारे यहाँ पड़ी रहती थी और पूछती रहती थी पिताजी से। इवन पिताजी का खाना पीना, हम लोगों का खाना पीना सोना भी ख़त्म कर दिया था मीडिया वालों ने। लेकिन पिताजी का विश्वास था कि मीडिया दर्पण होती है समाज का, इसलिए इनको अपनी बात बताना चाहिए, ये लोगों तक पहुंचाएंगे। पिताजी जो भी बात बताते थे दीदी के बारे में, मीडिया वाले सुनते थे, हमें परेशान करते थे, देर रात तक रहते थे हमारे यहाँ और सुबह से फिर आ जाते थे। लेकिन वो जब न्यूज़ चैनल्स पे आप देखिए तो वो अपनी साध्वी विष कन्या है, इस तरह की चीज़ें चलाते थे। हमारी एक भी बात मीडिया वाले, हमारे मन की, हमारी सच्चाई, हमारी जो परेशानी है, वो एक भी मीडिया वाले हमारे सामने नहीं चलाते। आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी बहुत से मीडिया ने क्या चलाया, यह समाज के, देश के लोगों को मालूम है।
सुप्रीम कोर्ट से साध्वी को राहत नहीं। केवल सुदर्शन ने इस बात को डिटेल में चलाया, स्पष्ट कहा। मैं कहते हैं ना कि अंधियारी में एक चिंगारी, वो चिंगारी का काम कर रहे हैं सुदर्शन वाले। मैं आभार मानती हूँ कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम बस इतना चाहते हैं हमारी बात लोगों तक पहुँचे, क्या सच्चाई है साध्वी जी की, किस स्थिति में है वो, ये सारी चीज लोगों तक पहुँचे। बिल्कुल, वो पहुँचाने का कार्य, न्याय मिलना चाहिए। दूसरी कोई और साध्वी ऐसे प्रताड़ना का, ऐसे षड्यंत्र का हिस्सा नहीं होनी चाहिए, ये उद्देश्य है। और आखिर हिंदुस्तानियों को ये पता चले कि जिस हर 15 अगस्त को आज़ादी का दिन वो मनाते हैं वो पूरी आज़ादी नहीं है। आज भी हम उस सिस्टम के गुलाम हैं जो अंग्रेज हमारे लिए छोड़ गए थे। आज भी हम उस न्यायपालिका के, आज भी हम उन कानूनों के, अभी भी हमारे यहाँ पर कितना दुर्भाग्य है कि कुछ कानूनों की 150वीं बरसी हम मनाते हैं, 100वीं बरसी मनाते हैं। जिस देश को आज़ाद होके 65 साल हुए, वो 100 साल पुरानी घटना की अगर बरसी मना रहा है तो इसका मतलब उस गुलामी को वो कंटिन्यू कर रहा है। साध्वी प्रज्ञा जैसे और कितने लोग कितने जेलों में सड़ रहे होंगे, उनका भी आवाज़ हम उठाना चाहते हैं। अगर आपके पास ऐसे लोगों की जानकारी है तो हमको ज़रूर बताएं। हम इस विषय को तमाम हिंदुस्तानियों तक लेके जाना चाहते हैं। इस सोए हुए हिंदुस्तान को एहसास कराना चाहते हैं कि जो खुशी आप मना रहे हैं, इस खुशी को बनाए रखने के लिए जिन लोगों ने अपना सर्वस्व त्याग दिया, संन्यास ले लिया, और क्यों? क्योंकि आपके बच्चे संस्कारवान बने, क्योंकि हमारा अपना ये समाज टिका रहे, क्योंकि ये हिंदुस्तान बना रहे। हम उनके दुखों को जानते नहीं। हम तो खाने के बाद स्वीट खाते हैं, लेकिन उनको नमक तक मिलता नहीं। मैं परिवार के दोनों सदस्यों का आभारी हूँ कि आप यहाँ पर आए और आपने टाइम निकाला। बहुत विषय लंबा है, मैं जानता हूँ, लेकिन समय की कमी है। हम यहाँ पर आज रुकते हैं। 6वां पार्ट हमने आज आपके सामने पूरा किया है। कल हम 7वें में जाएंगे, फिर 8वें में जाएंगे। मुझे पता नहीं कि इसको कब तक लेके जाना है, लेकिन जब तक ये सत्य हिंदुस्तान के मन में नहीं उतरता, जब तक सोया हुआ हिंदुस्तान जग नहीं जाता, तब तक इस सीरीज़ को मैं रोज़ाना चलाते रहूँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।